हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, यदि आप एमपी टेट वर्ग 3 चयन पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आज के क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि आपका सोशल साइंस का एक भाग है, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, पृथ्वी की गतियां एवं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है आपके टॉपिक के सिलेबस में दिया है दोस्तों। तो बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आप इन क्वेश्चनों को जो है लास्ट तक देखिएगा और आपको कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि वन लाइनर के रूप में सारे क्वेश्चन हैं, तो आप याद रखिएगा। विश्व, जो कि संपूर्ण विश्व में जो है दिन और रात बराबर होते हैं, कब होते हैं दोस्तों? तो संपूर्ण विश्व में जो है दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को जो है संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष भर रात और दिन जो है किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो जो भूमध्य रेखा है ना दोस्तों, वहाँ पर जो है पूरे वर्ष जो कि क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण लग रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में हैं, तो याद रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, वन लाइनर के रूप में है। अगला है, कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर जो है 12 घंटे का दिन होगा? तो विषुवत रेखा पर जो कि क्या होगा, 12 घंटे का दिन होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष भर जो है दिन और रात बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात होता है। तो विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, उसे ही विषुवत रेखा कहते हैं। तो याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो उत्तरी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु कब होता है? तो 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु कब होता है? तो 21 जून को। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु 22 दिसंबर को। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पर झुकाव कितना कोण है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री जो है अपने अक्ष पर जो है हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। अगला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? उत्तरी गोलार्ध में याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे छोटा दिन होता है। वहीं दोस्तों, यदि हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो 21 जून को होता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखो दोस्तों, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो जो मौसम परिवर्तन होता है वह किसके कारण होता है? पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पर झुका होना, उसी के कारण मौसम परिवर्तन होता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है? तो 23.5 डिग्री जो है अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी है। तो सारे क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लास्ट में लाइक करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, ऊपर हम उत्तरी गोलार्ध में देखें, अब हम दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब दोस्तों, उपसौर किसे कहते हैं? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको याद होना चाहिए उपसौर किसे कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है
तो इसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। यानी जो उपसौर वाली स्थिति है वह कब होती है दोस्तों? 3 जनवरी को। पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? तो 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। तो याद रखिएगा। अब वहीं पर क्या है दोस्तों? अपसौर। अपसौर के बारे में हम देखते हैं। जब पृथ्वी जो है अपने अधिकतम दूरी पर, जब निकटतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उपसौर कहते हैं। जो कि ऐसा कब होता है? 3 जनवरी को। वहीं अपसौर, अपसौर कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, इसे अपसौर कहते हैं। आप याद रखिएगा इसको, अधिकतम से अपसौर। यहाँ पर आपको टिक बन जाएगा, अधिकतम से अपसौर। ऐसा कब होता है दोस्तों? तो 4 जुलाई को जो है ऐसा होता है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, उसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, क्या हो रहा है, आगे देखिएगा। हाँ, ग्रीष्म अयनात जो है प्रति वर्ष किस तिथि को होता है? ग्रीष्म अयनात। तो याद रखिएगा 21 जून को जो है हमारा क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी पर जो है क्या होता है? ग्रीष्म अयनात होता है। याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, दोपहर में आपकी छाया जो है किस तिथि को सबसे छोटी होती है? तो दोस्तों आप जब दोपहर में कहीं पर भी खड़े रहेंगे तो जो उसकी छाया बनेगी वह सबसे छोटी जो है किस तिथि को बनती है? तो याद रखिएगा 21 जून को। 21 जून को जो है आपकी छाया जो पृथ्वी पर सबसे छोटी बनेगी। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर जो है न्यूनतम होता है? तो वार्षिक जो तापांतर होता है वह न्यूनतम जो है किस स्थान पर होता है? भूमध्य रेखा, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर कहते हैं, और वहाँ पर क्या होता है? 0 डिग्री। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर होता है, यानी जो वार्षिक तापांतर है वह कहाँ पर होता है? तो 0 डिग्री, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। क्या कह रहा है? प्रधान, प्रधान जिसे यामोत्तर रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर में। जो हमारा अटलांटिक महासागर है वहाँ पर जो है विषुवत रेखा का जो कि क्या है? प्रतिच्छेदन बिंदु स्थित है। शून्य अंश जो है अक्षांश, जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? 0 डिग्री, शून्य अंश अक्षांश, तथा शून्य अंश जो है देशांतर बिंदु का प्रतिच्छेदन बिंदु जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला है, सूर्योदय की जो है पहली किरण भारत के किस यामोत्तर पर दिखाई देती है? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। जो सूर्योदय की पहली किरण है वो भारत के किस यामोत्तर पर दिखाई देती है? तो हमारा जो पूर्वी हिस्सा है दोस्तों, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी हिस्सा, वहाँ पर जो है हमें क्या दिखाई देती है? सूर्य की पहली किरण दिखाई देती है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा सूर्य है, दोस्तों वह किधर से उगता है? तो पूर्व की ओर से उगता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपको वहाँ पर क्या दिखाई देगा? सूर्य हमें पहले दिखाई देगा। तो ही कह रहा है दोस्तों, सूर्य की जो है पहली किरण हमें कहाँ पर दिखाई देगी? पूर्व की ओर 97 डिग्री 25 मिनट पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, किस महासागर से होकर गुजरती है? जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह प्रशांत महासागर से गुजरती है। याद रखिएगा दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह कहाँ से गुजरती है? तो
प्रशांत महासागर जो है वहाँ से जो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अगला है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, यह भी बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है कि पृथ्वी की जो है भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा 4000 यानी कितनी है 40,075 किलोमीटर। जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 40,075 किलोमीटर है। ग्लोब पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती। अगला क्वेश्चन है कौन सी देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर जो है किस वृत्त का निर्माण करती हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर किस बृहद वृत्त का निर्माण करती हैं। तो 180 डिग्री देशांतर बृहद वृत्त का निर्माण कौन करती हैं। तो 180 डिग्री देशांतर जो है बृहद वृत्त का निर्माण करती हैं। अब हम महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो ये देखिए जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं हम 90 डिग्री होता है। और जो हमारा यहाँ पर नीचे वाला भाग होता है दोस्तों इधर का साइड उसे दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रधान यामोत्तर रेखा जिसे जीरो डिग्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ से बीचों बीच क्या गुजरती है विषुवत रेखा, जहाँ पर क्या होता है 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर हमारा क्या होता है 0 डिग्री। कर्क रेखा पर जो है क्या होता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री कर्क रेखा मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश। तो मकर रेखा वाले को हम क्या कहते हैं दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री। और उत्तरी ध्रुव वाले को हम क्या कहते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री। इधर आप देख सकते हैं जो आर्कटिक वृत्त होता है वहाँ पर कितना डिग्री होता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ। ठीक है दोस्तों, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। तो याद रखिएगा कि जो 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है उसे क्या कहते हैं आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है उसे हम क्या कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी के मध्य की अक्षांशीय पेटी जो है क्या कहलाती है शांत पेटी। तो याद रखिएगा दोस्तों जो यानी हमारा क्या होता है दोस्तों ये देखिए यहाँ से जैसे हमारी क्या गुजरी है विषुवत रेखा गुजरी है, इसके ऊपर ठीक क्या गुजरी है 5 डिग्री हम कह सकते हैं। जो यहाँ से 5 डिग्री जाएगी और इधर 5 डिग्री उसको क्या कहते हैं शांत पेटी कहते हैं, शांत अक्षांशीय पेटी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो याद रखिएगा शांत अक्षांश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विषुवत रेखा पर स्थित देश। विषुवत रेखा पर जो है कौन कौन से देश स्थित हैं यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि जो विषुवत रेखा है वहाँ पर कौन कौन से देश हैं। तो विषुवत रेखा जो है 3 महाद्वीपों और 13 देशों और 3 जल निकायों से जो है गुजरती है। तो विषुवत रेखा पर कितने महाद्वीप हैं 3 महाद्वीप। कौन कौन से महाद्वीप हैं आप देख लीजिए, एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और जल निकाय की बात करें तो विषुवत रेखा पर कितने महासागर हैं अटलांटिक महासागर हो गया, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। तो यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से विषुवत रेखा पर कौन सा महासागर स्थित है। तो आप याद रखिएगा एक अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, ये तीनों महासागर जो कि कहाँ पर स्थित हैं विषुवत रेखा पर स्थित हैं।
अगला है प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है। परिस्थित देश जो है प्रधान मध्याह्न रेखा 3 महाद्वीपों, 8 देशों और 6 जल निकायों से जो है होकर गुजरती है। यानी जो हमारी प्रधान मध्याह्न रेखा है वह कितने महाद्वीपों से गुजरती है, 3 महाद्वीपों और 8 देशों से, 6 जल निकायों से गुजरती है। अब देखिए जो महाद्वीप हैं वह 3 कौन कौन से हैं, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। अब जो जल निकाय हैं कौन कौन से महासागरों से गुजरती है जो हमारी प्रधान या मध्याह्न रेखा है, तो याद रखिएगा आर्कटिक महासागर हो गया, कौन सा महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया, नॉर्वेजियन सागर हो गया, ग्रीनलैंड सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। यह जितने भी महासागर हैं वो कहाँ से गुजरते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा से गुजरते हैं। कर्क रेखा जो है 3 महाद्वीपों पर से गुजरती है। कर्क रेखा, जो हमारी कर्क रेखा है वह 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। हम देखते हैं और कितने देशों से, 16 देशों से तथा 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वह किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कर्क रेखा जो है किस देश से होकर नहीं गुजरती या फिर गुजरती है, तो आप याद रखिएगा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। 3 महाद्वीपों से जो है हमारी कर्क रेखा गुजरती है। वहीं यदि हम जल निकायों की बात करें कहाँ कहाँ से गुजरती है कर्क रेखा, तो एक हिंद महासागर से होकर गुजरती है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान हो गया, जल संधि, लाल सागर, मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ से जो है हमारी कर्क रेखा गुजरती है। अब हम मकर रेखा के बारे में देखते हैं। तो मकर रेखा भी जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है मकर रेखा जो है किन महाद्वीपों से गुजरता है। तो आप याद रखिएगा जो मकर रेखा है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरता है और अफ्रीका महाद्वीप से होकर और ऑस्ट्रेलिया, 3 महाद्वीपों से होकर करके मकर रेखा जो है गुजरती है। तो याद रखिएगा दोस्तों। अब किन किन जल निकायों से गुजरती है, तो हम जल निकायों की बात करें तो हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया और प्रशांत महासागर। यानी जो मकर रेखा है वह हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर यहाँ से गुजरती हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखकर आपको लग रहा होगा कि नहीं, क्वेश्चन सारे जो कि महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला हम देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसके मध्य जो कि कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है, तो बेरिंग जल डमरू मध्य। अगला सवाल है भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है। यानी जो पृथ्वी के ऊपरी भाग है जिसे हम क्या कहते हैं भूपर्पटी, उसमें जो है कौन सी जो है तत्व पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है 46.60% जो है पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा, 90 डिग्री। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए 15 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 घंटे। 1 घंटे में कितने डिग्री होते हैं, 15 डिग्री होते हैं। तो आप इस प्रकार से 15 इंटू आप 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो वही कह रहा है कि यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा। तो कितने घंटे का अंतर होगा, 6 घंटे का होगा कि नहीं होगा। जब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो 6 घंटे में 90 डिग्री।
अगला क्वेश्चन है, मिस्र के राजधानी काहिरा का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। 2 घंटे आगे होने का मतलब क्या कर रहा है दोस्तों? 30 डिग्री। 30 डिग्री होगा। जब 1 घंटे बराबर 15 डिग्री होता है, 2 घंटे बराबर कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो ये क्या कह रहा है? 2 घंटा आगे है तो वह किस देशांतर पर स्थित होगा? तो पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर पर होगा, क्योंकि दोस्तों जब हम समय का निर्धारण करते हैं तो यहाँ पर जैसे देशांतर रेखा हो गई, 0 डिग्री यहाँ पर हम मानते हैं। 0 डिग्री क्या मानते हैं दोस्तों? 0 डिग्री। जब इसके पूर्व की ओर जाएंगे तो हमारा समय क्या होगा? बढ़ेगा। और इसके जब पश्चिम की ओर आएंगे तो हमारा समय घटेगा। जैसे यहाँ पर 12 बज रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या हो रहे हैं? 12 बज रहे हैं, तो इधर जाएंगे पूर्व की ओर 15 डिग्री जाएंगे तो हमारा समय कितना बढ़ेगा? 1 घंटे। 1 घंटे बढ़ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों 30 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर हो जाएगा। 2 घंटा आगे जाएंगे तो। समझ आ गया ना दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? यह भी महत्वपूर्ण है। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो जो हमारा 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांश होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है क्रोड, निकिल एवं लौह से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? नीफे कहते हैं। नीफे याद रहेगा ना दोस्तों? जो पृथ्वी का आंतरिक भाग जिसे क्रोड हम कहते हैं वह निकिल और लोहे से मिलकर बना है। अगला सवाल है, जब 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर जो है मध्याह्न हो तब किस देशांतर रेखा पर सुबह 6:30 बजेंगे? यह भी महत्वपूर्ण है। तो 0 डिग्री देशांतर पर जो है क्या होंगे? 6:30 बजेंगे। क्योंकि दोस्तों 82.5 डिग्री, अब 82.5 डिग्री में हमारा समय कितना बढ़ जाएगा? 5 घंटे, 5.5 घंटे। क्योंकि जो हमारा मध्याह्न रेखा है उससे भारत का समय रेखा 82.5 डिग्री आगे है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा जो है कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरते हैं? यानी जो भूमध्य रेखा है और कर्क रेखा, मकर रेखा जो है तो अफ्रीका महाद्वीप से। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो तीनों रेखा हैं, भूमध्य रेखा हो गया, कर्क रेखा और मकर रेखा, किस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा था? यानी जो पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलों के कण से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा था? तो याद रखिएगा, वो शिम्ड ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? यानी जो पृथ्वी की आयु हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, यूरेनियम डेटिंग विधि। यूरेनियम डेटिंग विधि के माध्यम से पृथ्वी की आयु निर्धारित करते हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण सवाल है कि पृथ्वी की आयु जो है निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग विधि का। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो कब मानी जाती है? 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व। आगे देखिए, यदि किसी स्थान पर सुबह के 6:30 बजे हैं तथा उसी समय ग्रीनविच माध्य पर जो है 3 बजे हैं, 3 बजे प्रातः है, तो उस स्थान पर जो है कि देशांतर जो है कितनी होगी? 45 डिग्री पूर्व होगी। क्योंकि दोस्तों जैसे आपको पहले बताया था, 15 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 घंटे होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, तो जब आप 45 डिग्री की बात करोगे, 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 3 घंटे हो जाएगा। 3 घंटे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? तो 24 कटिबंधों में जो है विश्व को क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से जो है 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त क्या कहलाता है? आर्कटिक वृत्त। जैसा आप लोगों ने देखा था पीछे, जो 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध होता है यानी ऊपर का हिस्सा, उसे क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त। और जो नीचे का हिस्सा होता है उसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 181। जो विषुवत रेखा है उसको मिलाकर, विषुवत रेखा आप लोगों ने देखा था बीच से गुजरती थी, जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको मिलाकर जो है अक्षांशों की कितनी संख्या है? 181। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि जो विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या, या फिर आपसे सीधा पूछा सकता है अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 181 है। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पर देखिए 90 + 1 + 90, यानी इसके कहने का मतलब है दोस्तों 90 ठो जो है 90 अक्षांश रेखाएं कहाँ पर खींची जाती हैं? उत्तर की ओर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से विषुवत रेखा गई तो, और जो 90 होती हैं, मान लीजिए दोस्तों यहाँ से क्या गई? विषुवत रेखा, जिसे 0 डिग्री कहते हैं। इसके उत्तर की ओर 90 रेखाएं खींची जाएंगी और इसके दक्षिण की ओर 90 खींची जाएंगी। तो कितनी हो गई? 90 दूना 180 हो गई। इन दोनों को मिलाकर कितनी होगी? 180। ठीक है दोस्तों, और इसको मिलाकर एक बढ़ गई 181। इस प्रकार से याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतरों के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। तो जो भूमध्य रेखा है 1 डिग्री के अंतराल पर जो है दो देशांतरों के मध्य 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हो दोस्तों सारे जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि वन लाइनर के रूप में है, तो याद रखिएगा दोस्तों। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।